Good morning, students. I am Vandana Kanaskar from Sage University. कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो भी फॉर्मेट्स थे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन टुडे आई विल शेयर अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इजी वे में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें इस टाइप से एक फॉर्मेट्स बना लेना चाहिए जिसमें अमाउंट्स के 2 कॉलम और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हम लेंगे. अब क्वेश्चन है हमारा, जो भी हमारे पास, ये क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियो में शेयर भी कर दूंगी ताकि आप इजीली देख सकेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. तो जो भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो दिया है उसमें 2 ईयर की बैलेंस शीट हमको दी गई है, प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर की. तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी बैलेंस शीट है उसके थ्रू हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाएंगे. तो सबसे फर्स्ट नंबर की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो होती है, वी कैलकुलेट फर्स्टली कैश फ्रॉम operating activity. Whenever we calculate cash from operating activity, firstly we see profit and loss in the balance sheet in liability side. अगर लॉस होगा तो आपको एसेट साइड में दिखेगा और अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो लायबिलिटी साइड में शो होंगे. और अगर दोनों ही जगह पे हमको प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं तो रिजर्व और सरप्लस को लेकर हम के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो हमारे पास में रिजर्व सरप्लस का जो अमाउंट है जिसको पेरेंटल बैलेंस के थ्रू इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारे हैं करंट ईयर में 96,000 के हैं और प्रीवियस ईयर में 70,000 के हैं, यानी कि 26,000 का इंक्रीज हुआ. ये 26,000 प्रॉफिट है, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको जब आप सॉल्व करें तो आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि हम ये 26,000 कहाँ से लाए हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं यहाँ पर. नाउ अब रिजर्व सरप्लस का जो हमारा डिफरेंस आ गया उसमें हम एड वाले आइटम्स को पहले देखेंगे, जो कि फॉर्मेट्स में मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो क्या ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ध्यान से देखेंगे. करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स भी इंक्रीज हो रहा है. तो जो करंट एसेट्स इंक्रीज होती है उनको हमें यहाँ पे लेस करना होता है, जो कि रूल्स में बता चुकी हूँ पहले. और अगर डिक्रीज होते हैं तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स इफेक्ट ऑन टोटली ऑन वर्किंग कैपिटल डिपेंड. तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होती है, तो जब इंक्रीज होती है तो हमारा प्रॉफिट्स जो है वो उसका जो भी पैराग्राफ है वो हमें देखकर काम करना होता है. इसलिए जब हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमें लेस करना है और जब डिक्रीज होगी तो हमें ऐड करना है. सेम करंट लायबिलिटीज में इसका अपोजिट रूल अप्लाई करेंगे. अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमें ऐड करना है. तो अब हमारी करंट लायबिलिटीज यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है वो डिक्रीज हो रहा है और बिल्स पेबल में कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे जो उतने भी आइटम्स दिख रहे हैं वो लेस वाले हैं. ठीक है, एक बात हो गई. दूसरी चीज, नॉन कैश आइटम को हम ले लेते हैं. पहले नॉन कैश आइटम्स को लेते हैं. तो नॉन कैश आइटम्स में हमारे पास केवल एक आइटम है और वो है डेप्रीसिएशन. क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम बिकॉज ये हमें किसी को पे नहीं करना होता है, बट वो बिजनेस में हमें फंड के रूप में रखना होता है. इन फॉर्म ऑफ फंड वी कैन उसको मतलब हमें खर्च की तरह निकाल कर फंड में जमा करना है. इसके लिए डेप्रीसिएशन को नॉन कैश आइटम रखा गया है. तो इसका डिफरेंस ले लेंगे हम. प्रीवियस ईयर में ये 40,000 था और बाद में ये 80,000 हुआ, तो 40,000 का इंक्रीज हुआ. तो हमारी जो टोटल है वो हमारी हो गई 66,000.
एक मिनट रुक। हाँ लेस आइटम्स को अब हम ध्यान देंगे। तो लेस वाले आइटम्स में जैसे कि एसेट्स और लायबिलिटी का रूल मैंने अभी बताया। तो रूल है, अगर हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो हमें लेस करना है। तो यहाँ पे क्रेडिटर ऐसे लिख लेंगे हम, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसका है 16,000 का डिफरेंस। उसके बाद में बिल्स पेबल में कोई फैक्ट नहीं हुआ। स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, अपोजिट रूल एप्लीकेबल करना है 20,000। जो लेस करना है उनको आप नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। और थर्ड नंबर में डेटर्स है, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। $50,000। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 66,000 जो है वो प्लस का है और ये तीनों नेगेटिव अमाउंट है। तो हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो आंसर यहाँ लाएंगे हम, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं या पॉजिटिव। तो 66,000 हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव में हमारे आ रहे हैं 50, 20, 70, देन 86,000 माइनस का है और 66,000 प्लस का है, यानी कि हमारा 20,000 माइनस का बच रहा है। द रिमेनिंग अमाउंट इज 20,000 इज नेगेटिव। तो हम इसका मतलब ये निकालते हैं कि हमने पैसे को ज्यादा यूज किया है। कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद में अपन सेकेंड एक्टिविटी निकालेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड एसेट्स दी है उसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर वो इंक्रीज हो रही है मीन्स हमने परचेज किया है तो नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसके दो रीजंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया, या तो वो डेप्रिसिएशन हो सकता है या फिर वो सेल भी हो सकती है। तो जैसा कि डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे दे दिया हुआ था अलग से, तो हम वो मेंशन कर चुके हैं। तो अब जो डिफरेंस है वो परचेज या सेल में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स है प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीज का था और फिर करंट ईयर में वो हो गया है 2,40,000 का, तो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ मतलब हमने और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 40,000। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से। प्रीवियस ईयर में वैल्यू थी 2 लाख के फिक्स्ड एसेट्स थे और वो बाद में करंट ईयर में 240 हो गए। ये देखो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ये करंट ईयर में था और ये प्रीवियस ईयर में था। तो देखो करंट ईयर में ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमने 40,000 का एसेट्स परचेज किया। इसके अलावा हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, तो हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर है वो 40,000 ही रहेगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कैश यूज्ड। जब भी आपके आंसर निगेटिव में आते हैं तो आपको यूज्ड, पैसे यूज किया है हमने, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड नंबर पे आएंगे हम जब, तो हम थर्ड नंबर वाला कैलकुलेशन लेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिलेटेड टू फाइनेंस।
इसको एक एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, ये सारी चीजें सोर्सेस क्रिएट करती हैं, कैपिटल का सोर्स बनाती है कंपनी में, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। फाइनेंस, हम जो भी बिजनेस कंपनी को चला रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स हमें फाइनेंस एक्टिविटी में बताना है। तो जो हेडिंग होता है आपके बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड, बस आप उसको फोकस कर लीजिए तो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड में जैसे कि यहाँ पे शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, मतलब हमारा कैपिटल का सोर्स बढ़ गया है, हमारे पास और पैसा आया है। तो यहाँ पर देखो, प्रीवियस ईयर में 1,40,000 का था और करंट ईयर में वो 2,40,000 का हो गया, यानी कि हमारे पास में 1 लाख का सोर्स जनरेट हुआ। इशू, हमने और शेयर्स इशू किए तो पैसा आया है कंपनी में, सोर्स क्रिएट हुआ। नंबर 2 में यहाँ पे और कोई मुझे आइटम यह नहीं है, शेयर होल्डर फंड के अलावा शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल एक हो रहा है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव आया आंसर, 1 लाख। कैश यूज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, तीनों एक्टिविटी जब अपनी सॉल्व हो जाती है, तीनों एक्टिविटी के आंसर आ गए हमारे पास में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, टोटल ऑफ 1 + 2 + 3, यानी कि तीनों एक्टिविटी को टोटल करेंगे। तो हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका टोटल हमारा नेगेटिव में आया था, है ना, कितना आया था, नेगेटिव में आया था वो 20,000, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 20,000 आपके नेगेटिव में आए थे। इसको अपन अच्छे से नीचे लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव वाले देख लो। पॉजिटिव में हमारे पास 1 लाख रुपए जो है फाइनेंसिंग का है, या फिर नेगेटिव से ही चलते हैं, 20,000 माइनस के आए थे, और हमारा जो इन्वेस्टिंग का है वो भी नेगेटिव में आया था, और 1 लाख हमारे फाइनेंसिंग के पॉजिटिव में आए। क्लियर? देखो 40 और 20, 60,000 हमारे पास नेगेटिव है और 1 लाख जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या बचा, 40,000 प्लस, ठीक है। अब ये 40,000 जो आई तीनों एक्टिविटी की टोटल, इसमें आपको लास्ट स्टेज क्या करना रहता है कि जो हमारा कैश बैलेंस है उसको यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दे रहा था ओपनिंग और क्लोजिंग, तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, जब हम इसको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और इसमें आपका आंसर जो है वो वेरीफाई भी हो जाता है क्वेश्चन में। जब आपकी तीनों एक्टिविटी की टोटल आ गई, इसमें आप ऐड करिए, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, देन ओपनिंग कैश बैलेंस मीन्स प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस। तो हमारी तीनों एक्टिविटी की टोटल आई थी 40,000, और उसमें हमने ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड किया 1,60,000, देन वी गेट 2 lakh rupees. What is 2 lakh rupees? 2 lakh rupees is closing cash balance of the company. It is the final answer. और ये आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास में
क्वेश्चन में ही इसका आंसर होगा। तो ये जो पूरा ओवरऑल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटीज के थ्रू, और इसमें जैसे अब कुछ आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कुछ अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी है या कुछ अलग से कैलकुलेशंस हमें करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।